जरा तस्वुर करें, एक फौजी ऑपरेशन जिसका नाम है एब्सोल्यूट रिजॉल्व, और इस ऑपरेशन में एक मुल्क के सदर को रातों रात उनके अपने घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ये कोई सच्ची कहानी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसे तज्जिए पर मबनी है जो ये दिखाता है कि आलमी ताकतें कैसे काम कर सकती हैं और उनके असल मकासद क्या हो सकते हैं। तो आइए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये फर्जी कार्रवाई कैसे अंजाम दी गई। चलें कहानी को शुरू करते हैं बिल्कुल बीच से। हिस्सा 1, कराकस में आधी रात का छापा। तो सीन कुछ यूं है। तारीख है 3 जनवरी 2026 की। रात के ठीक 2:01 हुए हैं। वेनेजुला का दारुल हुकूमत कराकस मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक साइबर हमले ने पूरे शहर की बिजली काट दी है, और इसी घुप अंधेरे का फायदा उठाते हुए अमरीकी हेलीकॉप्टर्स रेडार की पकड़ में आए बगैर समुंदर से सिर्फ 100 फुट की बुलंदी पर उड़ते हुए सीधा शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर एक्शन शुरू होता है। डेल्टा फोर्स के कमांडोज बिजली किसी तेजी से सदर मजदूरों की रिहाइशगाह में दाखिल हो जाते हैं। वो सदर को पकड़ते हैं जो अपने सेफ रूम की तरफ भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये सब कितनी देर में होता है? सिर्फ 5 मिनट में। जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट के अंदर एक खुद मुख्तार मुल्क का सदर अमरीकी फौज की हिरासत में होता है। अब इस सब पर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल क्या था? ये बात काफी दिलचस्प है। इस तज्जिए के मुताबिक उन्होंने कहा, मैंने उसे लफ्जी तौर पर ऐसे देखा जैसे मैं कोई टीवी शो देख रहा हूँ। सोचने की बात है ना, एक तरफ जमीन पर एक मुल्क की खुदमुख्तारी पर हमला हो रहा है और दूसरी तरफ उसे एक टीवी शो से तशबीह दी जा रही है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, और यही वो सवाल है जिसका जवाब हम इस तज्जिए में ढूंढने की कोशिश करेंगे। आखिर अमेरिका एक खुदमुख्तार मुल्क के मुंतखब सदर को अगवा क्यों करेगा? इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं? चलें अब देखते हैं कि अमेरिका ने सरकारी तौर पर इस कार्रवाई का क्या जवाब पेश किया। हिस्सा 2, सरकारी जवाब। तो अमेरिका ने दुनिया को क्या बताया? उनका कहना था कि ये कार्रवाई न्यूयॉर्क की एक अदालत के हुक्म पर की गई। सदर मादुरो पर बहुत संगीन इल्जामात लगाए गए थे, जैसे कि नार्को दहशतगर्दी यानी मंशियात बेचकर दहशतगर्दी फैलाना, कोकीन की स्मगलिंग करना, और तो और गैर कानूनी हथियार रखने के इल्जामात भी शामिल थे। और कानूनी तौर पर इस फौजी हमले को क्या कहा गया? यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ी चालाकी से अल्फाज का खेल खेला गया। इसे जंग का नाम बिल्कुल नहीं दिया गया, बल्कि इसे एक लॉ एनफोर्समेंट फंक्शन यानी कानून नाफिज करने वाली कार्रवाई कहा गया। मतलब इसे ऐसे पेश किया गया जैसे पुलिस किसी मुजरिम को पकड़ रही हो, न कि एक फौज दूसरे मुल्क के सदर को गिरफ्तार कर रही हो। लेकिन क्या सरकारी कहानी ही पूरी सच्चाई थी? ये तज्जिया एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर पेश करता है। हिस्सा 3, असल वजह। तेल 303 अरब बैरल। ये एक बहुत बड़ा आदत है, और ये है वेनेजुएला के तेल के ज़खायर का हजम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा। इस तज्जिए का मरकजी नुक्ता यही है कि मुंशियात के इल्ज़ामात तो महज एक पर्दा थे। असल कहानी इस बेपनाह दौलत के गिर्द घूमती। जरा इस चार्ट पर नजर डालें। ये वेनेजुएला की तेल की दौलत को सही तनाजुर में दिखाता है। सऊदी अरब, जिसे हम तेल का बादशाह समझते हैं, उसके पास भी वेनेजुएला से कम ज़खायर हैं। और अमेरिका, उसके अपने ज़खायर तो उसके सामने कुछ भी नहीं। जाहिर है इतनी बड़ी दौलत किसी भी मुल्क को आलमी सियासत में एक बहुत बड़ा और अहम खिलाड़ी बना देती है। इस तज्जिए के मुताबिक अगर हम माजी में झांकें तो अमेरिका और वेनेजुएला के ताल्लुकात की कहानी असल में तेल की ही कहानी है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 1999 में ह्यूगो चावेज इक़्तिदार में आए और 2001 में उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। तेल की पूरी सनत को कौमी मलकियत में ले लिया। इसका सीधा मतलब ये था कि वेनेजुएला ने अपने वसाइल का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले लिया था। और उसके बाद क्या हुआ? ठीक 4 साल बाद 2005 में अमेरिका ने वेनेजुएला पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। और अगर तेल के मकसद पर कोई शक बाकी था, तो शायद डोनाल्ड ट्रंप के अपने अल्फाज ही सबसे बड़ा सबूत हैं। इस ऑपरेशन के ठीक अगले दिन उन्होंने क्या कहा? ये अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी चोरी थी। उन्होंने हमसे तेल छीन लिया। यहाँ उन्होंने से उनकी मुराद साफ तौर पर वेनेजुएला की हुकूमत थी। अच्छा, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि ये ऑपरेशन मंशियात के खिलाफ था, तो फिर ये आदादोशुमार क्या कहते हैं? अमेरिका का दावा था कि वेनेजुएला से सालाना 250 मीट्रिक टन कोकेन आती है, ठीक है, लेकिन उसी इलाके का एक और मुल्क ग्वाटेमाला 1400 मीट्रिक टन भेजता है। और इससे भी अहम बात, अमेरिका में ओवरडोज से ज्यादातर अमवात की वजह फेंटेनिल है, जो वेनेजुएला से नहीं बल्कि मेक्सिको और चीन से आती है। तो सवाल फिर वही है, निशाना से वेनेजुएला ही क्यों बना? अब आते हैं इस कार्रवाई के कानूनी पहलू पर, जो कि बहुत अहम है। हिस्सा 4, कानून की खिलाफ वर्जी।
دیکھیے، بین الاقوامی قانون کا ایک بہت ہی بنیادی اور اہم اصول ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک دوسرے ملک کی سرحدوں میں گھس کر فوجی طاقت کا استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ اصول اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 2 سب سیکشن 4 میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، اور اس تجزیے کے مطابق یہ امریکی آپریشن اس قانون کی سیدھی کھلی خلاف ورزی تھی۔ تو یہاں بات صرف ایک قانون کی نہیں ہے، قانون 2 سطحوں پر توڑا گیا۔ پہلا، بین الاقوامی سطح پر، جہاں اقوام متحدہ کے چارٹر کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا، اور دوسرا، خود امریکہ کے اپنے قانون کی خلاف ورزی ہوئی، کیونکہ امریکی آئین کے مطابق جنگ کے لیے کانگریس کی منظوری ضروری ہے، جو اس کیس میں نہیں لی گئی۔ اور جیسا کہ توقع تھی، اس کارروائی پر دنیا بھر سے سخت رد عمل آیا۔ صرف وینزویلا کے پڑوسیوں جیسے برازیل، چلی یا میکسیکو نہیں بلکہ یورپ سے اسپین اور ناروے، اور بڑی عالمی طاقتوں جیسے چین اور روس نے بھی سب نے یک زبان ہو کر اس کی مذمت کی اور اسے ایک بہت ہی خطرناک مثال قرار دیا۔ اور یہی ہمیں ہمارے آخری حصے کی طرف لے جاتا ہے، حصہ 5، ایک خطرناک نئی مثال۔ یہ تجزیہ اس طرح کی کارروائیوں کے لیے ایک نیا اور کافی چونکا دینے والا نام استعمال کرتا ہے، نیو ایج کلونیلزم، یعنی جدید دور کی نوآبادیات۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ طریقہ کار بدل گیا ہے، لیکن مقصد وہی پرانا ہے، دوسرے ملک کے وسائل پر قبضہ کرنا۔ بس اب جواز کے طور پر کبھی منشیات کا نام لیا جاتا ہے تو کبھی دہشت گردی۔ تو اس سے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں طاقتور ممالک اصول تو بناتے ہیں، لیکن صرف دوسروں کے لیے، خود ان پر عمل کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ سوچیں، اگر امریکہ ایسا کر سکتا ہے تو کل کو روس یا چین کو یہی کام کرنے سے کون روکے گا؟ یہ عالمی امن اور استحکام کے لیے ایک بہت ہی خطرناک راستہ ہے۔ تو آخر میں یہ پوری بحث ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ جب بڑی طاقتیں کوئی قدم اٹھاتی ہیں تو کیا ان کے پیچھے کا محرک واقعی انصاف کا حصول ہوتا ہے، یا پھر صرف اور صرف ان کا اپنا قومی مفاد؟